आज एक खास मुलाकात में हम मुलाकात कर रहे हैं अमित कुमार केडिया जी। अमित जी बाय प्रोफेशनल से चार्टेड अकाउंटेंट हैं और इनका एक्सपर्टाइज रियल इस्टेट रहा है, रेरा रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रहा है, गिफ्ट सिटी के बारे में आप बात करेंगे, रीट के बारे में बात करेंगे और सेबी पे भी बात करेंगे। अमित जी आपका स्वागत है आपकी आवाज़ पे। धन्यवाद जी। मैं चाहूँगा हमारे व्यूवर्स को, मैंने जो इंट्रोड्यूस किया आपको, आप अपना एक बार इंट्रोडक्शन थोड़ा बता दीजिए प्लीज़। देखिए, मैंने अपनी जो जर्नी है चार्टर्ड अकाउंटेंसी से चालू करी। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में पहले हम लोग काफ़ी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस देख रहे थे, आज भी हम देखते हैं। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे रेगुलेटर्स हैं जो नेशन बिल्डिंग के अंदर बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना उन रेगुलेटर्स के साथ मिलके एक मुहिम चलाई जाए, एडवाइजरी का काम किया जाए। तो रेरा एक रेगुलेटर है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, सेबी एक रेगुलेटर है और IFSC है जिसका हेड ऑफिस गिफ्ट सिटी है। ये 3 मेजर रेगुलेटर्स के साथ हम काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि इनकी जो भी एडवाइजरी हम क्लाइंट्स को दे सकें, जिसके अंदर देश का अपने एक डेवलपमेंट जुड़ा रहे, क्लाइंट का अपने एक डेवलपमेंट जुड़ा रहे, उसके लिए हम कोशिश तरपत करते रहते हैं। जी। अभी जो सिनेरियो चल रहा है मार्केट में, इंटरनेशनली और नेशनली आजकल ग्लोबल चीज़ें होती जा रही है। रियल एस्टेट एक अपने बड़ा मार्केट है ही, पहले से भी था और अब बहुत बड़ा होता जा रहा है, कुछ आम आदमी से भी बाहर होता जा रहा है। तो रियल एस्टेट में संदर्भ में आप रेरा को किस तरह से देखते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को किस तरह से देखते हैं, थोड़ा इसके बारे में आप अपने विचार रखिए। देखिए, जो आपने ये सवाल जो पूछा बड़ा महत्वपूर्ण है। सवाल छोटा है लेकिन मैं इसका एक जो जवाब है वो थोड़ा 1990 से चालू करना चाहूँगा। अगर आप देखें, सन 1990 में हिंदुस्तान को खोला गया था विदेशी निवेश के लिए। बहुत सारा रियल एस्टेट का जो FDI है उसकी ओपनिंग हुई थी, जो 2000 का सन था, 2003 से लेके 10 तक बहुत सारी FDI की पॉलिसीज़ ऐसी आई जिसके अंदर रियल एस्टेट के लिए जो फंड है उसके लिए लिमिट्स को ईज आउट किया गया। फिर देखा गया कि किस तरह से रेरा आया 2017 के अंदर, उसके जस्ट पहले डीमोनेटाइजेशन हुआ था, GST आ गया, डिजिटलाइजेशन आ गया, कोविड आ गया। ये सब जो सीरीज़ हुई, ये सब जो काम हुए, उसके अंदर एक भूमिका बन गई। आज जब हम 2025 में खड़े हैं, भूमिका ये बन गई कि अब रियल एस्टेट को एक बड़े दूसरे नज़रिए से देखा जा रहा है। इस दौरान चाइना भी फेल हो गया, चाइना का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो क्रैश कर गया, वर्ल्ड के अंदर US का मार्केट क्रैश कर गया, यूरोप का मार्केट क्रैश कर गया। तो जो निगाहें हैं, निवेशक हिंदुस्तानी और निवेशक हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है और रियल एस्टेट की और बड़ा तत्पर है और बड़ा बहुत उम्मीद से देख रहा है। इसी के साथ जो रेरा जैसा जो रेगुलेटर है वो इस चीज़ को ध्यान रख रहा है कि जो डेवलपर ने बताया कि मैं इस समय सीमा के ऊपर इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दूंगा, इस तरह से मैं इस प्रोजेक्ट को बनाऊंगा, वो कहीं ना कहीं अब 8 साल रेरा के बाद में संभव हो रहा है। आपको बिल्कुल मैच्योरिटी आ रही है, डेवलपर भी मैच्योर हो गया, क्लाइंट मतलब एंड यूजर भी मैच्योर हो रहा है, इन्वेस्टर भी मैच्योर हो रहा है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का जो मार्केट है रियल एस्टेट का, वो भी किसी ना किसी संदर्भ में मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। एक कॉन्फिडेंस आ रहा है मार्केट में और एक लोगों का एक मतलब परिपेक्ष वाइड हो गया है इस संदर्भ। आप लोगों की मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं, सरकार मैच्योर हो रही है। कल ही रात 10 बजे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने GST काउंसिल, जो 56वां काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसका प्रेस रिलीज किया था। सीमेंट के ऊपर 28 से 18%
जीएसटी लाना और बहुत जो भी जीएसटी अभी जो भी अमेंडमेंट हुए हैं, मैं समझता हूँ आम आदमी के लिए तो है ही, इंडस्ट्रीज के लिए और इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ा रिफॉर्म है। बहुत बड़ा रिफॉर्म है। बहुत अपने ऐसी चीज़ों में जीएसटी कम किया है जिससे जो कॉस्ट ऑफ रियल एस्टेट है वो बहुत कम होएगा और उस कम होने से डिमांड जो है वो और बढ़ेगी। नए आयाम जिस तरह से रीट्स के ऊपर सेबी काम कर रहा है, गिफ्ट सिटी के अंदर जो IFSCA है वो काम कर रहा है, तो आने वाले समय के अंदर आज 2,75,000 निवेशक हैं रीट्स के अंदर, और अगर आप जानें कि डीमैट अकाउंट तो वो है करीब 22 करोड़ डीमैट अकाउंट है हिंदुस्तान में, और रीट के इन्वेस्टर्स मात्र 2,75,000 हैं आज। तो आप देखिए कितना बड़ा गैप है। जो निवेशक है वो निवेश कर रहा है म्यूचुअल फंड के अंदर, डायरेक्ट इक्विटी के अंदर, लेकिन इसको ये नहीं पता रीट जैसा इन्वेस्टमेंट। मैं समझता हूँ रीट को एंड यूजर के परिप्रेक्ष्य में, आम आदमी के परिप्रेक्ष्य में आप थोड़ा समझाएं, रीट और गिफ्ट सिटी है क्या, मतलब आप ये बोलिए कि जो एसेट्स कंप्लीट हो गए हैं और जो कमाई देने लग गए हैं, अगर मैं बोलूँ एसेट्स विच हैव बीन कंप्लीटेड एंड स्टार्टेड जनरेटिंग इनकम्स, इस तरह की एसेट्स रीट के अंदर आ सकती है। कोई भी स्पॉन्सर या मैनेजर या दोनों मिलके किसी भी एसेट्स जो 500 करोड़ से ऊपर का पोर्टफोलियो रीट में और 50 करोड़ से ऊपर का पोर्टफोलियो स्मॉल एंड मीडियम रीट्स के अंदर लेके आता है, तो एक तरह से अंडरलाइनिंग जो एसेट्स हैं उस अंडरलाइनिंग एसेट्स को जिस तरह से निवेशक IPO के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उसी रूप के अंदर इन्वेस्टमेंट्स रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, ये इक्विटी नहीं है। आज के दिन ये एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है सेबी द्वारा, इसका बात चल रही है, कंसल्टेशन पेपर आ गया, जल्दी ही ये इक्विटी के फॉर्म में भी हो जाएगा। लेकिन जो इसका पैसा लगाना IPO के माध्यम से, इसका इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड के माध्यम से, वो बिल्कुल सिमिलर और सेम इक्विटी के जैसे चलता है। इसको हाइब्रिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो अंडरलाइनिंग है, इसके नीचे एसेट्स जो हैं वो पूरी रियल एसेट है। उसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी काम कर रही है उसकी वैल्यूएशन है, बल्कि रियल एसेट इसके अंदर है और रियल है, और इसका जो कमाई है वो लैंड है, प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू है, हाँ, वो एसेट्स के रूप में रियल है, वो वर्चुअल नहीं है, वर्चुअल कुछ नहीं है। और जो इससे कमाई है वो कमाई हर महीने हो रही है, और हर तिमाही के अंदर ये जो कमाई है वो निवेशकों में जितना उन्होंने प्रोपोर्शनेट इन्वेस्ट कर रखा है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे जेब में 15,000 रुपये हैं और मैं रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मेरी जेब में 10 लाख रुपए हैं और मैं SM रीट्स के अंदर एक एसेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और एसेट भी ऐसी कि हिंदुस्तान के अंदर हो सकता है जो मेरा स्पॉन्सर है वो 10 एसेट्स एक्वायर करे। बैंगलोर की भी एसेट है, हैदराबाद की भी है, अहमदाबाद की भी है, मल्टी लोकेशन, मल्टी प्रोजेक्ट मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। बहुत बड़ा मार्केट खुल जाएगा रियल एस्टेट वालों के लिए, डेवलपर्स के लिए बिल्कुल खुला हुआ है। लेकिन अभी तक उतना शायद इन्वेस्टमेंट और इतना एसेट्स मार्केट अभी कहीं ना कहीं इसके अंदर जानकारी का प्रभाव है। अच्छा, मतलब नॉलेज अभी डिसेमिनेट नहीं हुई है। लोगों को ये प्रोडक्ट के बारे में इतनी जानकारी है नहीं। अभी रिसेंटली 10 दिन पहले ही एक बहुत बढ़िया बैंगलोर के डेवलपर हैं, उनका IPO आया और वो ओवर सब्सक्राइब हुआ। लोगों को उसके अंदर निवेश करने की इच्छा थी, लेकिन उनको उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो अब देखिए क्या क्रेज़ इसके अंदर आ रहा है। विदेशी निवेशक भी इसके अंदर अब अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि एक तो इजी टू एंट्री है, दूसरा मेरा लिस्टेड प्रोडक्ट है, सेबी रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, तो बड़ा सुविधाजनक प्रोडक्ट हो गया। थोड़ा सा आप उस पर भी रखिए कि वो कैसे प्रोजेक्ट का 500 करोड़ का है, 300 करोड़ का है या 1000 करोड़ का, ये वैल्यूएशन प्रैक्टिकली वो
जो डेवलपर है वो बताएगा या गवर्नमेंट की कुछ रूल्स रेगुलेशन? ये जैसे मैंने आपको बताया, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन है, इट्स अ रेगुलेटेड प्रोडक्ट। तो इसके अंदर जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर हैं, एसेट वैल्यूअर हैं, जो बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ वही वैल्यूअर इसके अंदर इसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं। और जो वो वैल्यूएशन बताएंगे उनको साल के अंदर तो ये वैल्यूएशन बतानी कंपलसरी है। और अगर कोई मटेरियल इफेक्ट आता है, कोई मटेरियल इंस्टेंस होता है, तो उस समय भी इनको ये वैल्यूएशन करके देनी, रीवैल्यूएट करना ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल वैल्यूड प्रोडक्ट है जो एक तरह से एफडी से बेहतर रिटर्न देता है, क्योंकि जो मेरा जो अंडरलाइनिंग रियल एस्टेट है उसके अंदर जो कैपिटल एप्रिसिएशन है, वो कैपिटल एप्रिसिएशन बाज़ारों के डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से होएगा, और उसके अंदर जो रिटर्न है वो रिटर्न मेरे को एक तरह से जो डिविडेंड के रूप में आ रहा है, एक एफडी के अंदर जिस तरह से मेरे को इंटरेस्ट आता है, वो मेरे को लीज्ड रेंटल जो मेरे को आ रहा है वो मेरे को मेरी एसेट के ऊपर रिटर्न आ रहा है। एफडीआई का क्या कहना है रियल एस्टेट के कंसर्न में, या फॉरेन मतलब ग्लोबली आप अगर उसको देखें रियल एस्टेट के साथ और विदाउट? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा एफडीआई को रिगार्ड में। एफडीआई से पहले मैं आपको भारत सरकार की जो गिफ्ट सिटी की योजना है, जो IFSCA है, जो एक यूनिफाइड रेगुलेटर है, जहाँ पे RBI, सेबी, इंश्योरेंस और पेंशन, ये चारों रेगुलेटर को एक रेगुलेटर बना दिया। और IFSCA 2019 के अंदर जो इसका एक्ट है वो पास हुआ और 2020 के अंदर ये लागू हुआ। वहाँ पे ये एक हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा है लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जो जुरिडिक्शन है वो जुरिडिक्शन हिंदुस्तान नहीं है। तो मैं ये बोल सकता हूँ एक हिंदुस्तान के अंदर ही एक सिंगापुर, दुबई, जापान अपन ले आए, और जो विदेश नहीं लगेगा अपनी ही कंट्री का, IFSCA का, लेकिन हिंदुस्तान और IFSCA जो गिफ्ट सिटी है उसके बीच में मैं फ़र्क बता रहा हूँ। IFSCA एक फॉरेन जुरिडिक्शन है, उस फॉरेन जुरिडिक्शन के अंदर जो भी काम हो रहा है वो IFSCA के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से लगेगा। तो अगर कोई भी निवेशक हिंदुस्तान में आना चाह रहा है तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, फंड हाउसेस हैं, ग्लोबल फंड मैनेजमेंट्स हैं, जो अब गिफ्ट सिटी में आ रहे हैं। इंडिया फोकस्ड जो फंड्स पूरे विश्व के अंदर फैले हुए थे वो गिफ्ट सिटी में आ रहे हैं, और वो वहाँ पे पूलिंग ऑफ मनी करके वर्ल्ड के अंदर भी लेके जा रहे हैं उस पैसे को, और जो इंडिया स्पेसिफिक है वो इंडिया की रियल एस्टेट के अंदर भी पैसा लेके आ रहे हैं। तो एक जो ये एक साधन बोल दीजिए जो अपने सरकार ने क्रिएट किया है, ये बहुत सहयोग कर रहा है एफडीआई को भी रियल एस्टेट के अंदर लेके आने में। दिन दूर नहीं है, IFSCA ने टोकनाइजेशन के ऊपर भी कंसल्टेशन पेपर निकाल दिया है। विश्व में करीब 10 से 12 कंट्रीज टोकनाइजेशन के ऊपर काम कर रही हैं, और वो जो टोकनाइजेशन का पैसा आएगा, ये जो सिस्टम है ये है ऑन ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन के माध्यम से रियल एस्टेट को मैं डिसेमिनेट करूँगा लोगों के बीच में, और जो विदेशी पैसा इससे आएगा वो एक अपने आप में बहुत बड़ा इन्फ्लो होने वाला है हिंदुस्तान के लिए। तो एक बड़ा गवर्नमेंट का बड़ा इनिशिएटिव बोल सकते हैं कि ये रियल एस्टेट के सब्जेक्ट में बहुत बड़ा है सवाल। बात करें गिफ्ट सिटी का, आपने बताया, आपने टोकनाइजेशन का बताया, थोड़ा टोकनाइजेशन पे और थोड़ा डिटेल से एंड यूजर को, थोड़ा आम आदमी को थोड़ा इसमें, आपने टोकनाइजेशन टेक्निकल वर्ड बोल दिया, मे बी डेवलपर कंसर्न करते होंगे, रियल एस्टेट इन्वेस्टर कंसर्न करते होंगे, लेकिन आम आदमी क्या समझे इसको? हम लोगों ने ये तो बहुत सबको अब पता है क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक तरह की वर्चुअल करेंसी है जिसके आगे पीछे कुछ नहीं है, लेकिन वो चलती है ब्लॉकचेन के ऊपर। जो टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन की वहाँ से अडॉप्ट की है। मैं बोलूँ कि मैंने आज कोई कागज़ बना दिया और कल उस कागज़ को बदल दिया, आज मैंने कोई रजिस्ट्री करवा दी, कल उस रजिस्ट्री को बदल दी। चीज़ें डिजिटल मोड के अंदर नहीं,
डिजिटल मोड में नहीं होने से फिजिकल मोड में बदलाव करना बहुत ज़्यादा इजी है कंपेयर टू डिजिटल। तो अब मैं ये जो रियल एस्टेट है, इस पूरी रियल एस्टेट को डिजिटल मोड में ले आया। मेरी जो सारे कागज पत्तर हैं, सारे कागज डिजिटल मोड में हैं, और ब्लॉकचेन के माध्यम से मैंने इसको डिजिटली पब्लिक एट लार्ज को ऑफलोड कर दिया कि पब्लिक इसके अंदर आ सकती है, निवेश कर सकती है, और इसके अंदर जिस प्रपोर्शन के अंदर निवेश करती है उस प्रपोर्शन के अंदर उसका मालिकाना हक हो जाता है। रीट और टोकनाइजेशन कहीं ना कहीं सिमिलर है, लेकिन टोकनाइजेशन में ये है कि वो इतना डिजिटल फॉर्म में है, इतना क्रिप्टो में है कि मैं अगर ₹1 का भी और भाग्य करने चाहूँ या $1 का भी और तोड़ना चाहूँ भाग, तो वो भी मैं इसको तोड़ सकता हूँ। ये अपन सब समझते हैं कि जितनी चीज़ के अंदर लिक्विडिटी होती है उतनी उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, उतनी उसको हाथ बदलने के अंदर आसानी रहती है। तो यही जो टोकनाइजेशन है वो करने वाला है। आज मैं एक निवेशक हूँ, मेरे को रियल एस्टेट में निवेश करना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं कि मैं रियल एस्टेट में निवेश कर सकूं। इन माध्यमों से, टोकनाइजेशन के माध्यमों से, रीट के माध्यम से, ना केवल मैं अपनी हिंदुस्तान की प्रॉपर्टीज़ में निवेश कर पाऊंगा, बल्कि अगर मैं चाहूँ कि कोई विदेश में भी कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहूँ वो भी कर पाऊंगा। और प्रॉपर्टी के मेरे को कागज नहीं मेंटेन करने, प्रॉपर्टी मेरे डिजिटल लॉकर के अंदर या या तो मेरे डिजिटल लॉकर में रहेगी या मेरे डीमैट के अंदर रहेगी। तो मैं रोजाना रात दिन उस एसेट को अपने सामने देख सकता हूँ, और जो उसका हाँ है और देख सकते हैं आप, और उसका जो मैनेजमेंट है वो मैनेजर कर रहा होगा कहीं ना कहीं। अमित जी, बहुत आपने अभी जानकारी दी है रीट में, रियल एस्टेट में, रेरा में। मैं चाहूँगा कि डेवलपर के कंसर्न में और आम आदमी के कंसर्न में भी एक थोड़ा परिप्रेक्ष्य रखिए कि कहाँ जा रहा है, मतलब जो रियल एस्टेट है ग्लोबली और इंडिया के कंसर्न में एज ए डेवलपर को, एज ए इन्वेस्टर को किस तरह से, कौन कौन सा, मतलब जैसे अलग अलग टाइप ऑफ इन्वेस्टर है कि आप बोल सकते हैं कोई लैंड में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई कॉर्पोरेट हाउसेज में जो इस तरह के पार्क बन रहे हैं, अलग अलग इन्वेस्टर अलग अलग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कैसे ग्रो कर रहा है और ये मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है रियल एस्टेट मार्केट। एक एंड यूजर इससे अपने आप को सेफ इन्वेस्टमेंट कैसे करे, क्या गाइडलाइन है सेफ इन्वेस्टमेंट करने की? देखिए, मैंने शुरू में ही बोला, जो रेरा आया, रेरा आने से चीज़ें सेफ हो गई। रेरा ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। जो भी डेवलपर ने बोला है, टाइम का, जो भी प्रॉमिस किए है एज पर टाइम का, डॉक्यूमेंट का, चीज का, वो उसको समय पे देना पड़ेगा, और वो हो भी रहा है, बहुत बखूबी से हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो भी ऐसे डेवलपर्स हुआ करते थे जो ये चीज़ें नहीं मान रहे थे, वो अब उन्होंने काम ऑलमोस्ट ना के बराबर कर दिया है, और मल्टीपल टाइम्स काम बढ़ गया है, डेवलपमेंट बढ़ गया है। रेरा आने से डेवलपर्स को भी एक बहुत बड़ी सुविधा हो गई। पहले जो अलॉटीज थे वो समय वक्त पैसा नहीं देते थे, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। जब अपन आज बात कर रहे हैं तो हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड हो रही है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट टाइम से आ रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट्स के अंदर अब ना के बराबर एक्सटेंशन की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों से निवेशक का कॉन्फिडेंस तो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, और रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स जो सेबी द्वारा, IFSC द्वारा आ रहे हैं, वहाँ पे और निवेशक का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ते जा रहा है। उसके साथ साथ जब अपन विकसित भारत 2047 देख रहे हैं और पूरे विश्व में एक मंदी का दौर देख रहे हैं रियल एस्टेट में, तो हिंदुस्तान की अपॉर्चुनिटीज ग्लोबली और बढ़ी है और बढ़ती जाएगी दिन प्रतिदिन। सिर्फ ध्यान जो रखना है को, जो इन्वेस्टर है, जो डेवलपर है, वो कैश कर भी रहा है। और मैं समझता हूँ आप जैसे जो प्रोफेशनल्स लोग हैं, जो चार्टेड अकाउंटेंट है या कंसल्टेंट है पार्ट ऑफ द रियल एस्टेट है, तो वो ज़्यादा इस मार्केट को ग्रो करने में
हेल्प करेंगे, डेवलपर की भी हेल्प करेंगे और एंड यूजर को भी आप गाइड करते हुए इस मार्केट को ग्रो कराएंगे। जी अमित जी, Definitely. आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और मैं उम्मीद करता हूँ आपसे ये चर्चा आगे भी रियल इस्टेट वगैरह और रिट के बारे में करते रहेंगे। और इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ग्रोइंग स्टेज पे है और इंडिया को अभी बहुत आगे जाना है। मैं समझ पहले पायदान पे है अभी तो इंडिया की इकोनॉमी, और अभी देखते हैं आगे क्या किस तरह की संभावनाएं और बनती है। आपका कोई लास्ट मैसेज जो आप देना चाहें? मैं तो सिर्फ इतना बोलूँगा कि हवाई जहाज का जो इंजन है जी, वो तो अभी सिर्फ ऑन ही हुआ है, अभी तो उसे रनवे पे दौड़ना है और उड़ना है, और ये सब अगले 25 साल में हम देखेंगे। धन्यवाद। जी जी, थैंक यू।